नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियाँ तथा अफवाह प्रणाली के बारे में। ये टॉपिक राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स है, आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स है, आरएस के एग्ज़ाम्स, पटवारी, रीट और स्टेट गवर्नमेंट के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम दो या तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का पहला भाग है। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। वे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में आए हैं, उनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। राजस्थान की नदियों के बारे में बात करने से पहले हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान जल संसाधनों के मामले में देश का अति पिछड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राजस्थान अति पिछड़ा राज्य है। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1%, एग्जैक्टली कहूँ तो 1.16% जल संसाधन ही उपलब्ध हैं। राजस्थान में सतही जल का एकमात्र स्रोत वर्षा है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57 सेंटीमीटर है, सिर्फ 57 सेंटीमीटर, जो देश के औसत वर्षा से बहुत कम है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों में से सिर्फ चंबल और माही नदी ही दो ऐसी नदियां हैं, चंबल और माही, जो वर्ष भर बहती है, जिन्हें हम 12 मासी नदियां कह सकते हैं। बाकी सभी नदियां राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ वर्षा के समय प्रवाहित होती है, इसलिए उन्हें मौसमी या बरसाती नदियां कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, राजस्थान के मरुस्थल तथा राजस्थान की जलवायु ने राजस्थान के अपहा तंत्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्रोत अरावली पर्वतमाला है, किंतु राजस्थान में औसत वर्षा जो सिर्फ 57 सेंटीमीटर है, औसत वर्षा की कमी के कारण इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत छोटे और घनत्व बहुत कम है। राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली के पूर्वी भाग में मिलती हैं। राजस्थान राज्य में 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों में से सबसे अधिक नदियां राजस्थान के कोटा संभाग में मिलती हैं। राजस्थान की नदियों को 13 जल ग्रहण क्षेत्र तथा 59 उप जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। यहाँ ध्यान देना, पूर्णतः बहने वाली, यानी ऐसी नदी जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के अंदर बहती है। उन नदियों में से वे नदियां जो राजस्थान राज्य के अंदर बहती है, उन नदियों में से सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। राज्य की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है चंबल। दोनों नदियों में अंतर है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है, जबकि राजस्थान राज्य के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है बनास। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी। तीनों नदियां 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। इन 6 जिलों के बारे में हम आगे बात करेंगे। राजस्थान में कुल 32 जिले हैं। 32 जिलों में से 30 जिलों में कोई ना कोई नदी प्रवाहित होती है, या तो चंबल है या माही है या फिर कुछ मौसमी नदियां हैं। राजस्थान के सिर्फ 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर, जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान की चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है राज्य की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करती है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर स्थित है। बेणेश्वर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। बेणेश्वर के पास में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी तीनों मिलती है। इन तीनों के मिलन स्थल को हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम, और ये त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर के पास।
अतः बैणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ या महातीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष आदिवासियों का मेला भी लगता है। राजस्थान की इन समस्त नदियों को या फिर राजस्थान की अपवाह प्रणाली को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। देखते हैं 3 वर्ग कौन से हैं। सबसे पहला वर्ग है बंगाल की खाड़ी की और प्रवाह कर्म। बंगाल की खाड़ी राजस्थान से तो बहुत दूर है, तो बंगाल की खाड़ी की और प्रवाह कर्म में हम उन नदियों को रखते हैं जिन नदियों का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब आप बोलोगे साहब ये कैसे संभव है कि बंगाल की खाड़ी में राजस्थान की नदियों का जल गिरता है, राजस्थान तो बहुत दूर है बंगाल की खाड़ी से। तो ऐसी नदियां जो किसी न किसी माध्यम से जिनका जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उन नदियों को हमने इस बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह कर्म में रखा है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल। तो राजस्थान की वे नदियाँ जो चंबल नदी की सहायक नदी हैं, या फिर राजस्थान की वे नदियाँ जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो अपना जल यमुना नदी में सम्मिलित कर देती है, और यमुना नदी अंततः अपना जल गंगा नदी में सम्मिलित कर देती है, और गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस पार्ट में हमने उन नदियों को रखा है जो अंततः किसी भी माध्यम से अपने जल का, जिनका जल चंबल नदी में मिल जाता है या फिर यमुना नदी में मिल जाता है, यमुना नदी से फिर गंगा नदी में मिल जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। उन नदियों को हमने बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में रखा है, या फिर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह कर्म के अंदर हमने सम्मिलित किया है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का जो जल प्रवाह क्षेत्र है या जो अफवाह प्रणाली है, वो राजस्थान के कुल जल प्रवाह प्रणाली का या अफवाह प्रणाली का 23% है। अगला वर्ग है अरब सागर की और प्रवाह कर्म। वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिरा देती है या जो अरब सागर में मिल जाती है, उन नदियों को हमने अरब सागर की और प्रवाह कर्म के अंदर सम्मिलित किया है। अरब सागर की ओर प्रवाह कर्म वाली नदियां राजस्थान के कुल जल प्रवाह प्रणाली का 17% निर्माण करती है। और आखिरी और तीसरा पार्ट है अंत प्रवाहित नदियां। वे नदियां जो ना तो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, ना अरब सागर में जाके गिरती है। वे नदियां जो या तो राजस्थान में मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, या फिर राजस्थान के किसी न किसी खारे पानी में या मीठे पानी की झील में विलुप्त हो जाती है, जो राजस्थान राज्य से बाहर नहीं जाती है, राजस्थान राज्य के अंदर ही प्रवाहित होती है और राजस्थान राज्य के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। उन नदियों को हम अंतर प्रवाहित नदियों की श्रेणी में रखते हैं। और अंतर प्रवाहित नदियाँ राजस्थान के कुल अपवाह प्रणाली का, कुल जल प्रवाह प्रणाली का 60% तक निर्माण करती हैं। इन सब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह कर्म वाली नदियां या यमुना नदी में मिलने वाली नदियां। तो राजस्थान से 3 नदियां हैं जो यमुना नदी में मिलती है। वे 3 नदियां हैं चंबल नदी, बाणगंगा नदी और गंभीर नदी। चंबल नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बाणगंगा और गंभीर नदी दोनों छोटी छोटी नदियां। गंभीर नदी पे ध्यान देना, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ में बहने वाली गंभीरी नदी से भिन्न है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है और गंभीर नदी राजस्थान राज्य के करौली में प्रवाहित होती है। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, वापनी नदी जिसे हम ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। इस वापनी और ब्राह्मणी का एक अन्य नाम भी है बामनी। और 5वीं नदी है मेज। तो चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती, वापनी, ब्राह्मणी और मेज। बनास नदी की सहायक नदियां बेड़च। बेड़च को 2 नामों से जाना जाता है। बेड़च नदी जब उदयपुर से लेकर उदय सागर झील तक प्रवाहित होती है तो इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी आयड़ नदी उदय सागर झील में जाकर मिल जाती है और उदय सागर झील से जब ये नदी निकलती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है।
बेड़च नदी अंततः बनास में जाके मिल जाती है। तो बेड़च नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, मेनाल, बांडी, मानसी, धुंध, मोरेल, डाई, डील, सुहादरा, कालीसील, ये सभी नदियां बनास नदी की सहायक नदियां। ध्यान रखना, बेड़च नदी को दो नामों से जाना जाता है, उदय सागर से पहले आयड नदी और उदय सागर झील से आगे निकलने के बाद बेड़च नदी। बनास नदी की जो महत्वपूर्ण नदियां, सहायक नदियां, वो बेड़च, कोठारी, खारी है, और अन्य नदियां हैं मेनाल, बांडी, मानसी, धुंध, मोरेल, डाई, डील, सुहादरा, कालीसील। बेड़च नदी की भी सहायक नदियां हैं। बेड़च नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो गंभीरी। यहाँ ये जो गंभीरी नदी है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर प्रभावित होती है। ये गंभीरी नदी करौली में, ये जो बाणगंगा गंभीरी लिखा है जो सीधा डायरेक्टली यमुना नदी में मिल जाती है, इस गंभीरी नदी से जो करौली में बहती है इससे भिन्न है, इससे अलग है। बेड़च नदी और बेड़च नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किया गया है। तो बेड़च नदी की सहायक नदियां हो जाएगी गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन। काली सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज, आऊ, आमजार, चोली, जिसे चौली भी कहा जाता है। पार्वती नदी की सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, एहली, कुल। तो ये जो सभी नदियां हैं किसी न किसी माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना में मिल जाती है, यमुना से फिर गंगा, गंगा से बंगाल की खाड़ी। अतः इन नदियों को हमने बंगाल की खाड़ी की और प्रवाह कर्म वाली नदियों के समूह में सम्मिलित किया है। इन नदियों में हम सबसे पहले देखेंगे चंबल नदी के बारे में। इस वीडियो में हम चंबल नदी के बारे में देखेंगे, बाकी नदियों की बात हम अगले भागों में करेंगे। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चर्मण्यवती नदी, इसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है, चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ के निकट मानपुर के समीप विंध्याचल पर्वत की उत्तरी ढाल पर स्थित जनापाव पहाड़ी। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थान याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंबल नदी का उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी ढाल पर स्थित जनापाव पहाड़ी, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के समीप मऊ के निकट मानपुर के समीप स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थान जनापाव पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के समीप चूलिया प्रपात का निर्माण करती है। याद रखना, चूलिया प्रपात का निर्माण कौन सी नदी पे और कहाँ है? चूलिया प्रपात का निर्माण चंबल नदी पर और भैंसरोडगढ़ के समीप है। राजस्थान में प्रवेश के पश्चात जब चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है तो सबसे पहले जिला होता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के पश्चात ये नदी कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए ये कोटा में प्रवेश करती है। कोटा में प्रवेश के पश्चात ये नदी सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर के अंदर प्रवाहित होती है। यानी चंबल नदी कोटा बूंदी जिले की सीमा का निर्माण करती है और कोटा और सवाई माधोपुर जिले की सीमा का निर्माण करती है। चंबल नदी पर सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी जब सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो इन क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव और अपरदन के कारण बीहड़ बन गए हैं। अतः चंबल नदी के जो क्षेत्र उनमें सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से 84गढ़ के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के पश्चात ये राजस्थान के कोटा से बूंदी दोनों की सीमा का निर्माण करती है। निर्माण करते हुए ये कोटा में प्रवाहित होती है। कोटा से फिर सवाई माधोपुर में कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा का निर्माण करते हुए सवाई माधोपुर से फिर ये करौली और धौलपुर में प्रवाहित होती है। धौलपुर के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जगह के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी सवाई माधोपुर के पालिया नामक जगह से धौलपुर के पीनाहट तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा बैराज बांधों का निर्माण किया गया है। याद रखना, चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज बांध। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति का है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। अपना उद्गम राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और अंततः इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बनाए गए। कोटा कोटा नगर है, कोटा जिला है, कोटा जिला चंबल नदी के किनारे बसा है। भैंसरोडगढ़ चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। ये बामनी और बापनी नदी है, इसे बापनी नदी भी कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कोटा का दुर्ग, कोटा का किला गढ़ पैलेस चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे बनाए गए हैं। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बनाया गया है। रामेश्वर घाट जो सवाई माधोपुर में स्थित है, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। 3 नदियां कौन कौन सी है? 3 नदियां हैं बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप के त्रिवेणी संगम पर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर स्थित है। पूछा जा सकता है रामेश्वर घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, चंबल, सीप नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस वीडियो में हमने किसी भी नदी की लंबाई के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि नदियों की लंबाई विवादित विषय है। भिन्न भिन्न पुस्तकों में नदियों की लंबाई भिन्न भिन्न दी गई है। अतः इस वीडियो में हमने किसी भी नदी की लंबाई के बारे में बात नहीं की है, और आगे आने वाले वीडियो में भी हम किसी भी नदी की लंबाई के बारे में बात नहीं करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में नदियों की लंबाई से लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी लंबी है या कौन सी नदी छोटी है, लेकिन एग्जैक्ट नदी की लंबाई कितनी है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लंबाई विवादित टॉपिक है। भिन्न भिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न पुस्तकों के अपने भिन्न भिन्न मत हैं। ये हमारे इस टॉपिक का पहला भाग था। इसके अगले भाग भी आएंगे, अतः हमारे साथ जुड़े रहें। यदि अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।